तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की, मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करने की। मुझ पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ नजर घुमाकर देख लो काजल रानी। तुम क्या हो? तुम जिसके साथ सोकर आती हो उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं जिसके साथ सोती हूँ वह मेरा पति है। मेरी यह बात मैं तुम्हारे सामने किसी सफाई के लिए नहीं कह रही, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं मुझसे सफाई सुनने की। यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम हर मर्द और औरत के रिश्ते को एक जैसा ना समझो। तुम्हारा और जीवा का क्या लफड़ा है और तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने कैरेक्टर पर कोई भी उंगली बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझ पर अपनी उंगली और नजर उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि तुम जानती नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। गले में हाथ डालकर तुम्हारे हलक से जान खींच लूंगी। आशी एक झटके में काजल के बालों को दूर झटकते हुए उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, और दूसरी बात, अगर तुमने अपनी जुबान किसी के भी सामने खोलने की कोशिश की या फिर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र भी किसी के सामने किया, तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। इसीलिए यहाँ जो देखा है यही भूल जाओ और मेरे बारे में ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा। आशी अक्षत जिंदल को समझना तुम जैसों की बस की बात नहीं है। इतना कहकर आशी वहां से जाने लगी, लेकिन तभी कुछ सोचकर वह अपने चलते हुए कदम रोककर बिना काजल की तरफ देखे कोल्ड वॉइस में बोली, और हाँ, तुम्हें बताना जरूरी तो नहीं समझती, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग के कचरे को साफ करने के लिए बता दूं, मेरा और जीवा का कोई रिश्ता नहीं है। उसके साथ मेरा नाम जोड़ने की कोशिश मत करना। वह इंसान किसी के भरोसे के काबिल नहीं, और मेरी तो whatever my foot। इतना कहकर आशी गुस्से से उस जगह से बड़े ही एटीट्यूड के साथ निकल गई, और उसकी बातों को सुनकर काजल के पैरों तले जमीन निकल गई थी। ऐसा नहीं था कि काजल बहुत कमजोर थी, बल्कि उसकी फाइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी थी, और उससे भी तेज थी उसकी जुबान। लेकिन आज आशी की बातों ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। आशी ने जब यह जिक्र किया कि वह शादीशुदा है, यह सुनते ही उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, और दूसरी बात कि उसका जीवा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसका दिमाग सुन्न रह गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर आशी का जीवा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर जीवा उसे अपनी जान क्यों कहता है, और उसने उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ क्यों भेजा है। और दूसरी बात, आशीष शादीशुदा है, यह जानकर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ मामला क्या है। इसका मतलब वह लड़का जो यहाँ प्रोफेसर बन के आया था वह इसका पति है, तो फिर जीवा इसे अपनी जान क्यों कहता है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या जीवा को नहीं पता कि वह शादीशुदा है? मुझे इस बारे में पता लगाना होगा, कहते हुए काजल अपने आप में ही परेशान थी। और वहीं दूसरी तरफ आशी जब कैंपस एरिया से निकलकर बाहर आई, तो सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि युवान खन्ना इस वक्त मीडिया वालों से घिरा हुआ था और सभी उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। युवान अपने गुस्से में उन सभी के साथ मारपीट कर रहा था, उन पर चिल्ला रहा था। उसके गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, और मीडिया रिपोर्टर्स एक खास सीन को बार-बार टेलीकास्ट कर रहे थे। युवान खन्ना के गाड़ी के पास कई सारे कबूतर और पक्षी मरे पड़े थे, और उसकी रेड कलर की लैम्बोर्गिनी पूरी तरह से वाइट हो चुकी थी। युवान खन्ना इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। आसपास खड़े स्टूडेंट धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। तुम जानती हो क्या ऐसा क्यों हुआ, और अब युवान खन्ना का क्या होगा? एनिमल लवर्स इन्हें छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं तो नहीं जानती, लेकिन अब तो शायद युवान खन्ना का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का कानून जानवरों के लिए बहुत स्पेशल है। पता नहीं अब इसका क्या होगा। शायद इसके पापा इसे निकाल सके, या फिर उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही
कुछ स्टूडेंट की बात को सुनकर आशी कंफ्यूजन से उनके पास गई। सुनो, आखिर यहाँ क्या हुआ है और यह सब आखिर बात क्या है? अचानक ही आशी को देखकर सभी स्टूडेंट घबरा गए और जल्दी से वहां से दौड़ते हुए बोले, हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। इतना कहकर वह लोग तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गए। दरअसल आशी युवान खन्ना के साथ आई थी, इसीलिए अब सब उसे युवान खन्ना की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे और कोई भी उसके साथ पंगे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि आशी के जाने के बाद युवान ने सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस किया था और धमकी दी थी कि कोई भी आशी के आसपास नजर न आए। युवान खन्ना के साइको नेचर को तो वैसे ही सब जानते थे। आशी को कुछ भी समझ नहीं आया कि तभी उसने मीडिया रिपोर्टर्स की बात को ध्यान से सुना तो हैरान रह गई। फ्लैशबैक। क्रिश ने आशी के साथ लव करते हुए बताया, तुम टेंशन मत लो फायरफ्लाई, युवान खन्ना बिजी है, तुम तो फिलहाल मुझ पर ध्यान दो। ऐसा कहते हुए क्रिश के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वही युवान खन्ना जो कि कॉलेज की कैंटीन में बैठकर अपने मोबाइल पर टाइम पास कर रहा था। अचानक ही एक बॉडीगार्ड उसके पास दौड़कर आते हुए उसे बताता है, प्रिंस प्लीज आप मेरे साथ चलिए, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा कहते हुए बॉडीगार्ड थोड़ा घबराया हुआ था। उसकी बात सुनकर युवान को कुछ भी समझ नहीं आया और वह अपनी जगह से उठकर जल्दी से बॉडीगार्ड के साथ बाहर आया तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसकी रेड लैम्बोर्गिनी के ऊपर कई सारे कबूतर और दूसरे पक्षी उड़ते हुए उस पर अपनी बीट गिरा रहे थे और वह गिनती में इतने सारे थे कि युवान हैरान रह गया। उन सभी का टारगेट सिर्फ युवान खन्ना की रेड लैम्बोर्गिनी थी। अब युवान गुस्से में चिल्लाते हुए उन सभी कबूतर को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। युवान ने अपने सभी बॉडीगार्ड से उन्हें भगाने के लिए कहा, अरे बेवकूफो, देख क्या रहे हो, भगाओ इन सभी को। ओ माय गॉड, मेरी फेवरेट लैम्बोर्गिनी, कबूतर के बच्चे, तुम कैसे बर्बाद कर सकते हो? उसकी कीमत भी जानते हो? उसकी छोड़ो उसे, कहते हुए उस युवान अपनी गाड़ी को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। उसके सभी बॉडीगार्ड अब उन सभी कबूतरों को भगाने में लग गए थे। काफी देर की कोशिश के बाद भी फाइनली जब युवान को यह लगने लगा कि कबूतर यहाँ से नहीं भागने वाले, उसने गुस्से में पास में खड़े एक बॉडीगार्ड से उसकी गन छीन ली और एक के बाद एक कबूतरों पर निशाना लगाते हुए उन्हें शूट करने लगा। इसके बाद फाइनली उसका गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन वहां इतने सारे कबूतर की लाश बिछी हुई थी कि तभी अचानक ही वहां बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स आ चुके थे और अब उन सभी ने युवान के ऊपर सवालों की बारिश कर दी थी, जिसे युवान ने गुस्से में और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। वह गुस्से में उन सभी के साथ हाथापाई करने पर उतर आया और क्योंकि कैलिफोर्निया का कानून पशु पक्षी को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ चुकी थी। युवान खन्ना अपने डैड को बहुत बार कॉल कर चुका था, क्योंकि उसके नाम की वारंट जारी हो चुका था, लेकिन विवान खन्ना न जाने क्यों उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब युवान पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई पर उतर गया। इसके बाद बात का बतंगड़ बनने लगा था। फ्लैशबैक खत्म हुआ प्रेजेंट टाइम। युवान पुलिस वालों के साथ मारपीट कर ही रहा था कि तभी अचानक ही पुलिस वालों के पास किसी की कॉल आई और इस कॉल को सुनने के बाद सभी पुलिस वाले युवान को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ वहां से ले जाने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मेरे डैड कौन है। युवान खन्ना हूँ मैं, द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर और बिजनेसमैन विवान खन्ना का इकलौता बेटा। मेरे डैड को पता चला कि तुम लोग मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो तो एक एक की लाशें बिछा देंगे वह। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। कहते हुए युवान अपने आप को छुड़ा रहा था कि तभी पुलिस वाले युवान को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाते हुए बोले, अच्छा तेरे डैड हमें छोड़ेंगे नहीं,
यह तुम्हारी गलतफहमी है। इनफैक्ट तुम्हारे डैड ने ही अभी अभी कॉल किया था कि हम तुम्हें उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दें। तुम्हारे अंदर पैसों की कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है। चलो तुम्हारी सारी गर्मी निकालते हैं। इतना कहकर वह लोग जबरदस्ती युवान को खींचकर ले जाने लगे कि तभी युवान यह सुनने के बाद गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे छोड़ो मुझे, मैं खुद चलता हूँ तुम लोगों के साथ, लेकिन अभी मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बाकी है। इतना कहकर युवान अपने हाथों को पुलिस वालों से छुड़ाते हुए अपनी जेब से लाइटर निकालकर अपनी लैम्बोर्गिनी की पेट्रोल टैंक को खोलता है और उसके पागलपन को देखकर सभी लोग आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। और इससे पहले कि कोई वहां कुछ समझ पाता, अचानक ही वह लैम्बोर्गिनी एक तेज ब्लास्ट के साथ टुकड़े टुकड़े हो गई। आसपास खड़े कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स, पुलिस वाले और आम स्टूडेंट भी घायल हो चुके थे। अब वहां का नजारा काफी डरावना हो चुका था। युवान के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन थे। उसके चेहरे पर भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी, क्योंकि लैम्बोर्गिनी के टूटे हुए टुकड़े उसकी बॉडी और चेहरे पर लगे थे। अच्छी बात यह रही कि वह बहुत जल्द ही गाड़ी में ब्लास्ट होने से पहले ही दूर हो गया था। उसके इस पागलपन को देखकर पुलिस वाले और मीडिया रिपोर्टर हैरान थे, क्योंकि कई सारे पुलिस वाले और मीडिया रिपोर्टर बुरी तरह घायल हुए थे। जो बचे थे उन्होंने जल्दी से युवान के ऊपर कंट्रोल किया, उसके हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगे कि तभी गाड़ी में बैठते हुए युवान, जिसके चेहरे पर अपने किए हुए कांड का कोई भी रिग्रेट नहीं था, अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि तभी उसकी नजर दूर खड़ी आशी की तरफ गई, जो कि हैरान नजरों से यह सब देख रही थी। आशी को देखकर वह उसे आवाज देते हुए बोला, सॉरी क्यूटी पाई, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरे बिना ही घर जाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, तुम मेरे लिए परेशान मत होना, रोना भी मत, मुझे कुछ नहीं होगा। बाय क्यूटी पाई। अरे सुनो बेवकूफो, मेरे क्यूटी पाई को सुरक्षित घर पहुंचा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए युवान मुस्कुराकर आशी को फ्लाइंग किस दे रहा था। और वहीं उसकी यह हरकतें एक बार फिर मीडिया में आने लगी। सभी मीडिया रिपोर्टर्स युवान पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उन्होंने काफी ज्यादा मिर्च मसाले लगाकर युवान की बुरी पब्लिसिटी कर दी थी कि वह एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, अपने डैड की हैसियत का अच्छे से फायदा उठाता है। मीडिया के भड़काने पर एनिमल लवर्स भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। अब आशी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि कृष ने काफी बुरी तरह से दोनों बाप और बेटे की बैंड बजाई थी। बुरी पब्लिसिटी होने के बाद विवान खन्ना का पॉलिटिकल करियर भी काफी मुश्किल में पड़ चुका था, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव आने ही वाले थे। ऐसे में वह चाह कर भी युवान को बचा नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो मीडिया के लिए वह और भी ज्यादा बुरा बन जाता, जो रिस्क वह नहीं ले सकता था। अब आशी एक ठंडी सांस लेकर युवान के बॉडीगार्ड के साथ जाते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, वाह साइको, तुमने तो एक तीर से बहुत सारे शिकार कर लिए। तुम सचमुच कमाल हो। अब तो मुझे इंतजार है कि कल सुबह क्या होने वाला है। कहते हुए आशी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी, और वहीं दूसरी तरफ विवान खन्ना गुस्से से पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह सब हुआ कैसे। उसे पूरा यकीन था कि यह जरूर कोई न कोई प्लानिंग है, और इसके पीछे कौन है शायद उसे इसका भी अंदाजा था। ड्रैगन किंग, मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे तुम ही हो। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे पॉलिटिकल कैरियर पर वार किया है, मेरे बेटे पर वार किया है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ काजल सही मौका देखकर जीवा के पास आई। जीवा, जो कि इस वक्त फोन से किसी से बातें कर रहा था, तुम टेंशन मत लो, सब हमारे कंट्रोल में है। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हुए जीवा के एक्सप्रेशन काफी ठंडे थे कि तभी अचानक ही काजल गुस्से से उसे पीछे से आवाज देते हुए बोली, जीवा,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अचानक इन शब्दों को सुनते ही जीवा अपने फोन कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए बोला, तुम्हें तो इस वक्त आशी के साथ होना चाहिए था, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, क्या बात है? जीवा, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? तुम्हें उस लड़की की बड़ी चिंता है, जो लड़की तुम्हें छोड़कर किसी और की बाहों में झूल रही है। क्या तुम्हें मालूम है कि वह शादीशुदा है? आखिर मैं पूछती हूँ, रिश्ता क्या है तुम्हारा उस लड़की के साथ? तुम्हें मालूम है, तुम्हारी वजह से उस लड़की आशी ने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी वजह से मैं लोगों से थप्पड़ खाती फिर रही हूँ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जी तो कर रहा था कि उसका मुंह नोच लूं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया। तो चलो बताओ, कौन है वह लड़की? और काजल के सवाल को सुनकर जीवा हैरानी से उसे देखने लगा। काजल की आंखों में उसे आशी के लिए गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी, जो देखकर जीवा को उस पर गुस्सा आ रहा था। और अब वह गुस्से में दांत पीसते हुए एक झटके में काजल के पास जाकर उसे उसके शोल्डर से पकड़कर तुरंत ही दीवार के सहारे खड़ा कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास कर रही हो तुम? आशी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसका मतलब तुमने ही कुछ किया होगा, वरना वह कभी किसी पर हाथ नहीं उठाती। तो बताओ, क्या बकवास की थी तुमने? एक मिनट, तुमने उसे किसी के साथ देखा, इसका मतलब तुमने उसके कैरेक्टर पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब कुछ पता ना हो तो किसी के लिए अपने दिमाग में उल्टी सीधी बात भी नहीं लानी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ वह शादीशुदा है, और फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, और बहुत सारा प्यार करता हूँ। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। समझ में आया तुम्हें? और खबरदार, जो आज के बाद उसके खिलाफ एक शब्द भी कहा, गला दबा दूंगा तुम्हारा मैं, समझी? और दफा हो जाओ यहाँ से। कहते हुए जीवा ने तुरंत ही अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, और उसकी बातों को सुनकर काजल को अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका हाथ अपने आप अपने दिल पर चला गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह यूं ही जीवा की पीठ को देखते हुए भरे हुए गले से बोली, तुम इतना प्यार करते हो उसे कि तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वह शादीशुदा है, और तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत और गुस्सा देखा था। जीवा, इसके बावजूद तुम उसे प्यार करते हो। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे वहां भेजा है। तो क्या मैं तुमसे सिर्फ एक शब्द पूछ सकती हूँ जीवा? आखिर क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? जब तुम एक शादीशुदा लड़की को पसंद कर सकते हो, उसे प्यार कर सकते हो, तो काजल तो सिर्फ तुम्हारी है। काजल के प्यार में क्या कमी है जो तुम अपनी चाहत मुझे रत्ती भर भी नहीं दे सकते? काजल तुम्हारे लिए तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी, तुम्हारे पैरों की मिट्टी को अपनी मांग का सिंदूर बना लेगी, तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान दे देगी, तुम्हारी खुशबू को अपनी सांसें बना लेगी। बस एक बार कह दो कि जिस दीवानगी के साथ तुम उसे प्यार करते हो, उसका एक बूंद ही मुझे भी करते हो। तुमने जब कहा कि तुम मुझे नहीं किसी और को चाहते हो, वह तुम्हारी जान है, मैंने उसे अपनी जान समझ लिया। यह सोचकर कि चलो मेरे साथ ना सही, किसी और के साथ ही तुम खुश तो हो। शायद तुमने उसे पसंद किया हो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन जीवा, जब मुझे यह बात पता चली कि वह किसी और से प्यार करती है और किसी और की बीवी है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मोहब्बत का यह दर्द बहुत तकलीफ देता है। वैसे तो यह बहुत मुश्किल है, फिर भी तुम्हें सलाह देना चाहूंगी, तुम उसे प्यार करना छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मोहब्बत का जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ, वह तुम भी महसूस करो। हम चाहे किसी और को और वह चाहे किसी और को, यह दर्द सचमुच बेदर्द होता है। मैं तो इस आग में जल ही रही हूँ, नहीं चाहती कि तुम भी जलो, क्योंकि जब तुम्हें तकलीफ होती है तो मेरा दिल दर्द से फटने लगता है। प्लीज, अगर हो सके तो अपना दिल किसी और से लगा लो, भले ही मैं ना सही, कोई और सही, कोई ऐसा जो तुम्हें चाहे, जिसके साथ तुम खुश रहो। काजल के नसीब में तो सिर्फ आंखें हैं,
और आंखों में पानी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी काजल बन जाए। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे जीवा, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। कहते हुए काजल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे सचमुच अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी बातों में दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसे जीवा भी समझ सकता था। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और उसकी नीली आंखों में कुछ इमोशन थे जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने यूं ही अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए अपनी आंखें बंद कर कोल्ड वॉइस में कहा, जानता हूँ मोहब्बत में बहुत दर्द है, इसीलिए नहीं चाहता कि तुम मुझे प्यार करो। तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम मुझसे चाहती हो। मेरी जिंदगी में बहुत कांटे हैं काजल, अगर तुम मेरे साथ उस पर चलने की कोशिश करोगी तो वह खंजर बनकर तुम्हारे सीने में उतर जाएंगे, जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। और जीवा की इस बात को सुनकर काजल, जो कि फूट फूट कर रो रही थी, अपनी आंखों से उसकी पीठ की तरफ देखते हुए बोली, यह तो नामुमकिन है जीवा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे अंदर मेरे लहू की तरह बहती है। मैं उसे रोक नहीं सकती, पर हमेशा की तरह आज भी वादा करती हूँ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आएगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। मोहब्बत हमारे बस में नहीं, और इसीलिए शायद तुम उस लड़की से प्यार करते हो, यह जानने के बावजूद कि वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, जैसे मुझे नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी हम मोहब्बत को रोक नहीं सकते। मैं ही पागल थी जो तुम्हें यह सलाह देने आ गई, क्योंकि जब मैं खुद की मोहब्बत को नहीं रोक सकती तो दूसरे की किस बात की उम्मीद रखूं। मैं तो बस वही कर सकती हूँ जो मेरे बस में है। काश मेरे हाथों की लकीरों में एक लकीर मेरी मुकम्मल मोहब्बत की भी होती। खैर, काजल अपने आंसुओं को अपने हाथों से बेदर्दी ढंग से पोंछते हुए चेहरे पर कड़वी मुस्कान लिए हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक काजल जिंदा है तुम्हारी मोहब्बत की रक्षा करेगी, उसे कुछ नहीं होगा। काजल जीती भी तुम्हारे लिए है और उसकी मौत भी तुम्हारे लिए है। इतना कहकर काजल वहां से जाने लगी कि तभी जीवा तेज कदमों के साथ उसके पीछे जाकर अचानक ही उसे पीछे से हक कर एक झटके में अपने करीब करता है और उसके कानों के पास जाकर उसके कंधे और गले पर बेतहाशा किस करते हुए बोला, प्यार नहीं दे सकता, लेकिन वह दे सकता हूँ जो आज तक तुम्हें देता आया हूँ। इतना कहकर उसने अचानक ही काजल को वापस अपनी तरफ घुमाया और अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके पूरे चेहरे और होठों पर किस करने लगा। काजल एक बार फिर जीवा के सामने आकर पूरी तरह पिघल गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जीवा के कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। जीवा उसे एक झटके में अपनी गोद में उठाकर अपने बेड पर ले आया। काजल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। काजल की आंखों से आंसू बह गए। उसने जीवा को अपने गले से लगा लिया। अब जीवा की नजर काजल की खूबसूरत गोरे गाल पर गई, जहां आशी ने थप्पड़ मारा था। वहां आशी के उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जिसे देखकर जीवा की नीली आंखें सर्द हो गई। उसने अपने एक हाथ से उस निशान को सहलाते हुए काजल की आंखों में देखते हुए पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? जीवा के इस सवाल को सुनकर काजल हैरान नजरों से उसे देखने लगी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह अपनी नम आंखों से जीवा की आंखों में देखते हुए बोली, पहले हुआ था, लेकिन तुमने पूछ लिया तो अब सब ठीक हो गया। अगर तुम पूछोगे तो मैं आगे भी उससे थप्पड़ खाऊंगी। कम से कम इसी बहाने तुम्हें मेरा ख्याल तो आएगा। काजल की आंखों में जीवा अपने लिए सच्ची मोहब्बत देख रहा था। उसने धीरे से काजल के गाल पर उस थप्पड़ के निशान पर अपने होठ रखे और उसे धीरे से किस करने लगा और बोला, क्यों करती हो मुझे इतना प्यार? मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें कभी भी प्यार नहीं दे सकता। भूल जाओ मुझे, दूर चली जाओ मुझसे, किसी ऐसे के साथ चली जाओ जो तुम्हें वह दे सके जिसकी तुम हकदार हो।
जीवा की अंधेरी दुनिया में काजल खो जाएगी। फिक्र हो रही है मेरी, मत करो। तुम जो दे सकते हो वही दे दो। प्यार न सही, दर्द ही सही, काजल को कबूल है। लेकिन काजल को जीवा की अंधेरी दुनिया में नहीं, उसकी आंखों में खोना है। काजल को सिर्फ जीवा की आंखों का हक चाहिए। तुम्हारी आंखों में आने वाला पानी और चमक सिर्फ काजल देखेगी, और यह हक तुम उससे छीन नहीं सकते। कहते हुए काजल ने जीवा के होठों पर होठ रखकर उसे किस किया, और उसकी बातों को सुनकर जीवा ने उसे कस के अपने गले लगा लिया। देखते ही देखते सुबह हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ द किंग पैलेस, आशी अपने चेहरे पर परेशानी भरे एक्सप्रेशन लिए विवान खन्ना के साथ नीचे लिविंग एरिया में बैठी थी, जहां न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी। युवान खन्ना के खिलाफ बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी हो रही थी। सभी मीडिया रिपोर्टर्स और एनिमल लवर युवान खन्ना के खिलाफ थे, क्योंकि उसने मीडिया वालों और पुलिस वालों पर हमला किया था। अब उसकी जमानत बहुत मुश्किल हो गई थी। विवान खन्ना परेशानी से इधर उधर घूमते हुए यह न्यूज देख रहा था, और अचानक ही उसने गुस्से में आकर एक फ्लावर पॉट लेकर टीवी के ऊपर मारा, जिसके बाद वह टीवी चकनाचूर हो गया। आह! क्या करूं मैं इस पागल लड़के का? एक गाड़ी के लिए इसे क्या जरूरत थी इतने सारे शख्स को मारने की? अपने गुस्से में हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है। अब यह न्यूज मीडिया में इतनी ऊपर तक आ गई है, सब के सब दुश्मन बन चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव भी आने वाले हैं। मैं क्या करूं? विवान खन्ना के चेहरे के एक्सप्रेशन और उसका गुस्सा देखकर आशी के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, जिसे उसने तुरंत ही संभाल लिया और चेहरे पर एक बार फिर मासूमियत और परेशानी भरे एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, अंकल प्लीज शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि युवान बहुत गुस्से वाला है, लेकिन वह आपका बेटा है। उसे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप ऐसे ही उसे जेल में तो नहीं छोड़ सकते। आपके पास इतना पैसा है, इतनी पावर है, प्लीज उसे बचा लीजिए। और आशी की बात सुनकर विवान खन्ना अपने माथे पर 2 उंगलियां रगड़ते हुए बोला, कैसे बचा लूं आशी बेटा? बाकी दिन होता तो मैं अपने बेटे को जेल जाने ही नहीं देता, पर इस बार मेरी मजबूरी थी। अगर मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो सभी मीडिया वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और इससे मुझे बहुत ज्यादा लॉस होगा। युवान को तो मैं बचा ही लूंगा, लेकिन अपने तरीके से। खैर, तुम्हें युवान की फिक्र है, यह देखकर मुझे अच्छा लगा। फिक्र कैसे ना करूं अंकल, युवान लाख बुरा ही सही, लेकिन मेरा दोस्त है और आपका बेटा है। हाँ, थोड़ा नकचड़ा है, पर ठीक है। खैर, आप कुछ खा लीजिए। अब आपने कल से कुछ नहीं खाया। अगर ऐसे ही टेंशन लोगे तो बीमार हो जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि आप बीमार हो। इतना कहकर आशी ने बगल में खड़े सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, सुनो, अंकल के लिए ब्रेकफास्ट लगाओ। आशी की बात सुनकर विवान उसे ब्रेकफास्ट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आशी ने जबरदस्ती उसे अपने साथ बैठाकर ब्रेकफास्ट करवाया। और अब आशी दिल ही दिल में अपने आप से बोली, मेरा बस चले तो तुम्हें इसी ब्रेकफास्ट में जहर डालकर मार दूं विवान खन्ना, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देने चाहती। तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है, और सुबह तो हो चुकी है, लेकिन साइको ने कहा था कि सुबह वह मुझे जरूर कुछ स्पेशल न्यूज देगा, पर अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई। आखिर बात क्या है? कहते हुए आशी धीरे धीरे खाना खा रही थी कि तभी अचानक ही विवान खन्ना का फोन रिंग होता है, जिसे रिसीव करने के बाद विवान खन्ना अचानक ही हैरान रह गया। व्हाट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कब? किसने किया यह? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए विवान खन्ना एक बार फिर गुस्से से दहाड़ने लगा। उसने अचानक ही अपनी प्लेट उठाकर फ्लोर पर पटक दी। मैं अभी आ रहा हूँ। कहते हुए विवान खन्ना ने अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और अब वह तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगा कि तभी आशी उसे पीछे से आवाज देते हुए बोली, अरे अंकल, आप गुस्से में इस तरह कहाँ जा रहे हैं? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सब ठीक तो है?
किसका फोन था? युवान, वह तो ठीक है ना? आशी के सवाल पूछने पर विवान के चलते हुए कदम रुक गए और उसने आशी की तरफ देखते हुए कहा, विवान ठीक है आशी, लेकिन फिलहाल मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। इतना कहकर विवान खन्ना एक बार फिर तेज कदमों के साथ वहां से चला गया और उसके जाने के बाद आशी दिल ही दिल में अपने आप से बोली, आखिर क्या बात है, यह इतनी बेचैनी से यहाँ से क्यों गया है? खैर चाहे जो भी हो, इसके चेहरे के रंग देखकर लगता है कि आज से नींद नहीं आने वाली। वाह साइको, मानना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छे हो मेरे साइको। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहकर आशी मुस्कुराते हुए जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ गई और अब उसने जल्दी से अपने डिवाइस निकालकर बाथरूम में जाकर क्रिश को कॉल किया। हेलो साइको। और वहीं दूसरी तरफ जीवा अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए किसी काम से कहीं जा रहा था कि तभी अचानक ही एक लड़की उसकी गाड़ी से टकराई। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, मार डाला रे कहते हुए वह लड़की रोते हुए जमीन पर गिर गई और जीवा अचानक ही गाड़ी के सामने किसी लड़की को देखकर जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेके चलता हूँ। इतना कहकर जीवा पंजों के बल बैठकर उस लड़की के पास आया तो वह लड़की जिसके चेहरे पर इस वक्त लंबे घने बाल बिखरे हुए थे, उसने एक जीन्स और टॉप के साथ लॉन्ग ओवरकोट पहन रखा था और इस वक्त उसके पास कुछ किताबें बिखरी हुई थी। उसने तुरंत ही जो पलटकर जीवा की तरफ देखा तो बस जीवा को देखती रह गई। जीवा भी उस लड़की को देखता ही रह गया। वह लड़की जिसका रंग गोरा, ब्राउन आंखें, पतले खूबसूरत होठ, हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच, खुले लंबे रेशमी बाल जिसको हल्का सा सिल्वर हाईलाइट करवाया हुआ था, दिखने में काफी खूबसूरत थी। और जीवा जिसने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक हाई नेक स्वेटर, लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, जीन्स, आंखों पर गोगल्स, पैरों में लेदर बूट, चेहरे पर हल्की फ्रेंच बियर्ड जो कि उसके खूबसूरत और हैंडसम चार्मिंग लुक पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। 6 पैक एब्स जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव थे। दोनों ही कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। अब जीवा ने एक झटके में उसे अपनी गोद में उठाया और उसे गाड़ी में ले जाकर बैठाया। आराम से, हम थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे। इतना कहकर वह उसकी किताबों को समेटकर वापस गाड़ी में आया और अब वह लड़की को ड्राइव करते हुए अस्पताल की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, क्या लगता है क्रिश ने विवान खन्ना के साथ ऐसा क्या किया कि विवान खन्ना पागल हो गया? आखिर अब इस कहानी में यह नया कैरेक्टर कौन आया है? क्या आप लोग अपना अपना सुझाव हमें दे सकते हैं कि यह नई लड़की कौन हो सकती है? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।